डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम मिलते हैं 12th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ में। ऐसी चीजें जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, ऐसी चीजें जो आपने कभी सीखी नहीं होंगी, हम वही सीखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। मैं ये कहूं कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के नाम में क्या लिखा हुआ है, उसके नाम में क्या हमें दर्शाता है, वो सारी चीजें हमें जान लेनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाएगी। रिएक्शंस के बारे में मतलब रिएक्शंस की रेट के बारे में, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, और उस रिएक्शन पे क्या अफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को बदलें, अगर हम प्रेशर को बदलें, अगर हम और थोड़ी सी चीजों को चेंज करें तो क्या क्या चीजें घटित होती हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में हमें पढ़ाएगी? हमें पढ़ाएगी बेटा रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन की क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं इससे? रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम इससे, रिएक्शन की रेट पढ़ेंगे हम इससे, रेट, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। हम ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे किसके अंदर? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन अगर लिखें कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब इस केमिकल काइनेटिक्स में पहला ही वर्ड मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ना कुछ चीजों के बारे में जिक्र करता हूं। जैसे इसको पढ़ाने से पहले मैं पढ़ूं क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब आपने कभी गलती से क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शंस होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, हमें जरूरत भी नहीं है। हम उन सभी केमिकल रिएक्शंस को ही पढ़ेंगे, बट उन डेफिनेशंस को दोबारा से रिमाइंड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में मैं मेजर 3 तरीके की रिएक्शंस करता हूं। क्या? एक तो मैं कहूं कि वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो। दूसरी मैं कहूं मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। और तीसरा मैं आपको बोल के लिखूं क्या कि फास्ट रिएक्शंस, या मैं कह दूं वेरी फास्ट रिएक्शंस, फास्ट या फिर वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चे देखो, ज्यादा चीजों को समझने से पहले हमें जान लेना चाहिए वेरी स्लो रिएक्शंस वो जिनको कंप्लीट होने में मान लो सप्ताह लगते हो, मान लो डेज लगते हो, या मान लो आप जनरली कहते हो कि ना आप ईयर्स लगते हो। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में कुछ सप्ताह का समय लगता हो, कुछ दिनों का समय लगता हो, कुछ सालों का समय लगता हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को स्लो या वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं। बोले सर आपने देखी होंगी, मैंने नहीं आपने भी देखी है। कौन से रिएक्शंस? मैं कहूं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना एक एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन का। मॉडरेट रिएक्शंस बेटा, मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब होता है वो जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स लगते हैं, जिनको कंप्लीट होने में कुछ आवर्स लगते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। और हमें इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में ज्यादा जानना है। हमें इस चैप्टर में मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं कहूं कि नाइट्रोजन रिएक्शन करे किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में, क्या बनाए? अमोनिया बनाए। क्या बनाए? अमोनिया बनाए। ऐसी केमिकल रिएक्शन को आप क्या बुलाते हैं? आप मॉडरेट केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। आगे आता है फास्ट, या मैं कहूं वेरी फास्ट। कुछ ऐसी रिएक्शंस जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। अगर ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो फ्रैक्शंस ऑफ मैं कहूं कि ना सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, उनको
वेरी फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे रिएक्शन करवाओ आप किसी स्ट्रोंग एसिड की किसके साथ में, स्ट्रोंग बेस के साथ में अगर रिएक्शन करवाओगे तो वो रिएक्शन जो होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती है, फास्ट या वेरी फास्ट। देखो जनरली रिमाइंड करवाता हूं, आपने 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को जाना है। पहली आप कहोगे वेरी फास्ट रिएक्शंस, सॉरी वेरी स्लो रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस जो समय लेती हैं बहुत ज्यादा, मतलब साल लग जाते हैं, सप्ताह लग जाते हैं, है ना, जिनको आप ये कहोगी बहुत सारा टाइम लग जाता है, डेज लग जाते हैं कंप्लीट होने में, ऐसे रिएक्शंस को स्लो रिएक्शंस कहते हैं। फास्ट रिएक्शंस के बारे में जिक्र करूं मैं तो ये वो जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। मॉडरेट जो ऑब्जर्वेबल टाइम के अंदर होती है, मतलब जनरली आप कहो मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, घंटों में कंप्लीट हो जाती, उन केमिकल रिएक्शंस को क्या बुलाते हो आप लोग, आप बुलाते हो मॉडरेट रिएक्शन। अब आपको बातें समझ में आने लगेंगी, अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन का, यहां पे जिक्र कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या है इसको समझने से पहले मान लो मेरे पास कोई ए जो है वो रिएक्टेंट है और इससे कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बना रहा है ना, कोई भी एक्स वाई जेड की जगह मान लो मैं यहां पे ना डी प्रोडक्ट लिख रहा हूं। ए जो है वो क्या बना रहा है, डी प्रोडक्ट बना रहा है। मैं कहूं मेरी भाषा में क्या, क्या ये ए जो है वो कौन है, रिएक्टेंट है, ये डी जो है ये कौन है, प्रोडक्ट है। बात को ऐसे समझो कि मानो एट टाइम टी विल बी इक्वल टू 0, जब समय 0 था, समय 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, तो उस ए का, इस ए का कोई एक्टिव मास ए हमने लिया होगा, इसकी कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ली होगी, मतलब हम रिएक्शन करवाने बैठे हैं, रिएक्शन करवाने जब बैठे हैं तो हम ना 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम मतलब इतना अमाउंट रिएक्टेंट का लेकर बैठे हैं। तो अब क्या होगा, अब समय जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट का अमाउंट यहां पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब बेटा मैं ये कहता हूं मान लो कुछ टाइम t विल बी इक्वल्स टू, बेटा 5 मिनट हो गए। अब 5 मिनट में आपको पता है ना कि रिएक्शन शुरू हो चुकी होगी, अब इसमें से कुछ अमाउंट टूटकर इसमें बदल गया होगा, बदल गया होगा तो मैं कहूं कि इसका ना आप ये कर सकते हो कि इसका कुछ अमाउंट 80 तो यहां बचा हुआ है। मैं क्या करूं, 80 कुछ अमाउंट इसका बचा है, इसके कुछ हिस्से में प्रोडक्ट बन गया, मैं इस प्रोडक्ट को मान लेता हूं कि एक्स अमाउंट मिल गया है। एक और बात, मान लो मैंने ना टाइम और ऑब्जर्व किया, टाइम टी विल बी इक्वल्स टू 10 मिनट। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ना ये रिएक्शन 10 मिनट में पूरी कंप्लीट हो गई, 10 मिनट में पूरी कंप्लीट हो गई, मतलब ये जो 80 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। रिएक्टेंट तो बचेगा ही नहीं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये ए के बराबर हो जाएगा। जो इनिशियल कांस्टेंट, मतलब ए के बराबर तो मैं नहीं लिखता, मान लो इसको ना मैं कुछ मैं लिख ही लेता हूं कि इसमें ना इतना अमाउंट जो है ये बन गया कंप्लीट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, है ना। बात यहां पे आती है, देखो आपने क्या देखा, क्या देखा, आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बदला, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपकी, जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करी, डिक्रीज करी। प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करी, इंक्रीज करी। इसी को बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। द डिक्रीज और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली आप बोलेंगे क्या कि ना मैं लिखूं कि रेट की डेफिनेशन लिखूं, तो रेट की डेफिनेशन होगी, रेट की डेफिनेशन होगी बेटा, लिख सकते हो चेंज इन concentration of reactants and products with respect to
टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का समय के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कॉपी कर लीजिएगा, इतना सा पार्ट है। अब मैं आपको कुछ मतलब मैं रेट का फॉर्मूला लिख के बता दूं, आप साथ के साथ कॉपी करेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या है? रेट का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मॉडर्न जमाने के बच्चे हो, जल्दी से काम हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने फॉर्मूला दे दिया है ना, फॉर्मूला दे दिया। तो अब मैं ना आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताता हूं, कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ कैसे बनाता हूं? मान लो कुछ रिएक्टेंट मेरे पास आर है, इसकी मैं कहूं जनरली यहां पे कुछ प्रोडक्ट बना रहा है ना। मैं पहले कहूं आपको ग्राफ बना रहा हूं किस किस के बीच में बेटा? ग्राफ बना रहा हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। मैंने तुम्हें बताया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। बेटा डिक्रीज करने का मतलब, मान लो मैं यहां से कह रहा हूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ डिक्रीज कर रही है इस प्रकार से। ठीक है, मानो मैं कुछ 2 पॉइंट मानकर चल रहा हूं। ये हमारे पास है एक, यहां पे मान लो मैं इसको टाइम t1 मान रहा हूं और इस कंसंट्रेशन को c1 मान रहा हूं। एक टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर मान लो मैं कह रहा हूं कि ये माना मैंने, यहां टाइम मैंने t2 माना तो कंसंट्रेशन c2 मानी, है ना। ग्राफ में आपको जो दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके और दिखाऊं कि ग्राफ में जो आपको दिख रहा है वो आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि ना, कि ये जो कंसंट्रेशन C2 है, ये जो कंसंट्रेशन C2 है, ये लेस देन है किससे? C1 से। पहली बात, ये जो C1 है ये इनिशियल है और ये जो C2 है ये क्या है? फाइनल है। बात तो समझ आती है ना, धीरे धीरे चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे हम यहां पे एक बात का जिक्र और करने वाले हैं, क्या कि बेटा रेट लिखनी है। कैसे लिखोगे? रेट लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो लिखोगे। मतलब कहने का कि अगर आप रेट लिखने वाले हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन, बेटा आप लिखोगे C2 माइनस C1, आप लिखोगे C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय, आप लिखोगे T2 माइनस T1। अब एक बात का लोचा है, क्या लोचा? ये कि यहां रेट जो है वो नेगेटिव में आएगी। क्यों आएगी? रेट नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि C1 ज्यादा है किससे? C2 से, और रेट नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 करते हैं। इसका मतलब हम ये इंडिकेट करते हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम नेगेटिव साइन प्लेस कर रहे हैं। इससे दो काम हो जाते हैं हमारे। इससे एक काम ये भी हो जाता है कि यहां जब रेट डिक्रीज कर, यहां जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, ये वैल्यू सारी पॉजिटिव में आती, मतलब रेट पॉजिटिव में आ जाती है। कहने का मतलब कि आप लिखोगे रेट will be equals to minus of change in concentration of reactant या active mass of reactant divided by dt, मतलब टाइम। ये इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो
आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ग्राफ, सेम चीजों को हम प्रोडक्ट के बिहाफ पे देखेंगे। मैं क्या ही लिख रहा हूं, हम ग्राफ लिखेंगे किसके बिहाफ पे बेटा, प्रोडक्ट के बिहाफ पे। सुनना, मैं कह रहा हूं, मैं फिर ग्राफ बना रहा हूं। इस बार मैंने कहा कि ना एक साइड में एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक साइड में लिखूंगा बेटा टाइम, है ना। एक साइड में टाइम लिखूंगा और एक साइड में क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा। तो आप समझो मैं कह रहा हूं कि रिएक्ट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है। मैंने इनिशियली जब आपको समझाने की कोशिश करी तो मैंने कहा ये जीरो था, टाइम टी बराबर जीरो, धीरे 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 बढ़ता गया। तो इसका मतलब ये कि कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। पहली बात ये कि हम यहां एक और एक पॉइंट माने कुछ ऐसे, और एक पॉइंट मानू मैं कुछ यहां से, दो इंटरवल लेते हैं। इसको यहां से मैच करता हूं कुछ ऐसे, और इसको यहां से मैच करता हूं कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से। मैंने इस पॉइंट को टाइम t1 माना, इस पॉइंट को टाइम t2 माना। ये t1 है जहां पे c1, यहां है c2। इस बार मैं कहूं c2 इज ग्रेटर देन c1, लफड़ा ही नहीं है। पहली बात तो ये, अगर चेंज निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब अगर आप रेट लिखोगे तो रेट में आप लिख दोगे बेटा क्या, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहां क्या करना होता है, ये वैल्यू प्लस लिखेंगे हम, क्या, प्लस ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। प्लस क्यों लिखा, हम ये कहेंगे कि इस समय के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर, सॉरी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है। अब बारी आती है क्या, ओवरऑल आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कि रेट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ चेंज इन एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी कीजिए। ये जनरली रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट जिसको आप डिफाइन करते हो। इससे अगले वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बहुत समय के बाद में हम मिले हैं, बहुत समय के बाद में मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि जनरली ये कि भाई आपको ना ज़्यादा समय धीरे 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 अपने हिसाब से ढाल लेना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए।